हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। सीटेट ईवीएस आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग कंटेंट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब पेडागोजिकल सेक्शन आपका चल रहा है, जिसको आप लोग कहते हैं पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। इस पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र के जो आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ये आपको थ्योरी टाइप की चीजें पढ़ा रहे हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आज आपसे हम बात करेंगे वाद विवाद के शिक्षण सिद्धांत। क्या है वाद विवाद के शिक्षण सिद्धांत? और आपको पता ही है कि पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र आप जानते हैं, शिक्षण सिद्धांत। तो ये शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है, ठीक है। शिक्षण शास्त्र जिसको आप कहते हैं पर्यावरणीय ईवीएस, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडीज, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वाद विवाद, वाद विवाद क्यों जरूरी होता है, इससे क्या फायदा मिलता है और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इन सारे पहलुओं पर बहुत ही अच्छे से हम प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिएगा, वाद विवाद के शिक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? वाद विवाद के शिक्षण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिस्कशन मेथड। क्या होता है डिस्कशन? जैसे आप किसी से डिस्कशन करते हैं, किसी से आप चर्चा करते हैं, समूह में बैठते हैं, तो इससे कल्पना शक्ति, ध्यान और मनन, इच्छा शक्ति सभी का प्रयोग करते हैं और सोचने के लिए अपने आप में खुद आप तैयार होते हैं। आपका खुद का अनुभव दूसरे तक जाता है, ठीक है भाई। आइए देखिए, सबसे पहला बिंदु है यहाँ पर, कह रहा है यह विधि मनोवैज्ञानिक तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। प्रमुख शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें, तब नंबर 1, यह विधि मनोवैज्ञानिक तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें छात्रों को क्षमताओं के विकास का पूर्ण एवं समान अवसर दिया जाता है। पूर्ण और समान अवसर दिया जाता है, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, विकास का पूर्ण और समान अवसर दिया जाता है। अवसर जो शब्द है, ये अपने आप में पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवसर कैसा शब्द है? अपने आप में पॉजिटिव ये टैग वर्ड है। इस बात को आप बेहतर से बेहतर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है छात्रों की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता किसे कहते हैं? क्रियाशीलता, जैसे मान लीजिएगा कोई ये छात्र है, जैसे मान लीजिए कोई ये छात्र है, क्रियाशीलता के अंतर्गत आता है चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना। जो बालक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करता है, वही क्रियाशीलता अपने आप में कहलाती है, ठीक है। क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षक सहायक का कार्य करता है। शिक्षक किसका कार्य करता है? सहायक का कार्य करता है। शिक्षक एक प्रकार से हेल्प का प्रयोग करता है। तो तीसरा जो पॉइंट है आपके सामने, वो इस प्रकार से है। इसमें विषय वस्तु को समस्या समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु को समस्या समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु का मतलब क्या है? जो आपका कंटेंट होता है, जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपका सिलेबस होता है, ये समस्या समाधान, समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत मतलब आपके सामने रखा जाता है, या आपके सामने मतलब रूबरू इससे कराया जाता है, ठीक है भाई। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, आपसे सीधा सा बोला गया है कि छात्रों की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है। मतलब छात्र को आपको एक्टिव बनाना है। छात्र को आप एक्टिव कैसे बनाएंगे? उसी से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ा करके आप छात्र को एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। शिक्षक सहायक का कार्य करता है। शिक्षक एक प्रकार से हेल्प का कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिएगा ये बालक की कोई किताब है, ये मान लीजिएगा बालक की कोई किताब है। अब इस किताब को बालक स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ पाएगा, तो इसी किताब को पढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बालक को शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए बालक को शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षक क्या करता है? एक हेल्प करता है, ठीक है। टॉर्च दिखाता है और दौड़ना खुद आपको पड़ता है। शिक्षक का कार्य है मार्ग को प्रशस्त कराना। गुरु का मतलब ही होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कराए, उसी को गुरु कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए
तीसरा पॉइंट था यहाँ पर, इसमें विषय वस्तु को समस्या समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समस्या का समाधान मिलेगा विषय वस्तु से। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं वाद विवाद के प्रयोग, एप्लीकेशन। देखिएगा यहाँ पर वाद विवाद के दो आपको पहले हम यूजेज बताएंगे, फिर इसके बाद तीसरा और चौथा भी बताएंगे वाद विवाद, फिर इसके बाद आएगा आपका मूल्यांकन। तो आप इन चारों बिंदुओं को अच्छे से पढ़ें। पेपर में यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, सीटेट में, ईवीएस में, सीटेट ईवीएस में पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, आपसे सीधा कहेगा कि वाद विवाद का इसमें कौन सा प्रयोग सही नहीं है। तो ये चार जो आपके सामने तथ्य हम रख रहे हैं, ये चारों के चारों तथ्य सही हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो पहला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर, इस विधि के द्वारा छात्रों में ज्ञान वृद्धि, समस्या समाधान, तर्क शक्ति तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। आलोचनात्मक क्षमताएं किसे कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि आलोचनात्मक क्षमताएं किसे कहा जाता है? तर्क शक्ति तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। आलोचनात्मक क्षमताएं क्या होती हैं? देखिएगा, आलोचनात्मक क्षमता का मतलब ये होता है कि किसी बिंदु के आप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्ष रखें, मतलब सही वाला भी पक्ष रखें और गलत वाला भी पक्ष रखें, उसी को कहते हैं आलोचनात्मक क्षमता। समझ गए बात को? चलिए अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? अच्छा, वाद विवाद विधि द्वारा सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सामाजिक अधिगम क्या होता है, इसको समझें। सामाजिक अधिगम किसे कहते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझें। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम ये क्या है, इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। सामाजिक अधिगम, देखिएगा समाज में क्या होता है, समाज में आपका परिवार भी आता है, समाज में आपका परिवार भी आता है, समाज में गांव भी आता है और समाज में आपका शहर भी आता है। ठीक है, समाज में आपका देश भी आता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो, मतलब सामाजिक अधिगम एक आपके अंदर होना चाहिए। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम के दो अर्थ होते हैं, सामान्य अर्थ होता है सीखना और इसका थोड़ा विस्तार वाला जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम की परिभाषा भी गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने दी है कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, वाद विवाद विधि मतलब इस विधि, वाद विवाद विधि के द्वारा सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सामाजिक अधिगम जब डिस्कशन होता है तो प्रोत्साहन प्राप्त होता है। छात्रों को विषय वस्तु की बोधगम्यता के साथ आत्मसात करने का भी अवसर होता है। आत्मसात करने का भी अवसर होता है, अपने आप को चीजें खुद में वो एडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आओ अगला पॉइंट्स दिखाते हैं आपको। तीसरा वाला बिंदु क्या कहता है? छात्रों को वाद विवाद में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है तथा उसमें दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ध्यान से सुनेंगे सभी बॉयज एंड लड़कियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
छात्रों को वाद विवाद में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। देखिएगा, वाद विवाद में जो छात्र भाग ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि उच्च कोटि का दिमाग वो रखता है। वाद विवाद बहस वही छात्र कर पाएगा जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत होगी। अगर जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं होगी, वाद विवाद में हार जाएगा वो। लेकिन और स्टूडेंटों के साथ जब वाद विवाद करेगा तो पृष्ठभूमि मजबूत करने का कार्य कर लेगा। ठीक है, वाद विवाद में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता था, उसमें दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। आप अगर दूसरे के विचार आपके सामने रखे जाएंगे तो उसके विचारों का आप सम्मान करेंगे और आपके अंदर एक अलग प्रकार का भाव झलकता होगा। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उन्हीं की पूर्ति होती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना का विकास होता है। बिल्कुल, तो ये आपके जो 4 पॉइंट हैं ये पॉजिटिव संदर्भ में लिखे गए हैं। अब परीक्षा में सवाल कैसे बनता है? परीक्षा में सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा ऐसे, देखो ध्यान दो, सवाल तो ऐसे पूछा जाएगा कि वाद विवाद विधि का कौन सा प्रयोग सही नहीं है। वाद विवाद विधि का कौन सा प्रयोग सही नहीं है, तो इसमें किसी में भी नेगेटिव कर देगा, इसमें ही चाहे नेगेटिव कर देगा। इस विधि के द्वारा छात्रों में ज्ञान वृद्धि तथा समस्या समाधान, तर्क शक्ति तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास नहीं किया जाता है। तो आप समझ जाएंगे यही वाला नहीं वाला आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, यही सही नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं कर देगा ऐसे। इस विधि द्वारा सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है। वाद विवाद में क्यों नहीं होता है? सामाजिक अधिगम प्रोत्साहन प्राप्त होता है, ऐसे बनता है सवाल। छात्रों को विषय वस्तु की बोधगम्यता के साथ आत्मसात करने का भी अवसर प्राप्त होता है, और नेगेटिव कर देगा कि आत्मसात करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अब समझिएगा क्वेश्चन बनाने का तरीका, सीटेट एग्जामिनर माइंड कैसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट थे आपके चारों। तो ये वाद विवाद जो शिक्षण विधि है उसके ये क्या है, प्रयोग है, एप्लीकेशन है डिस्कशन के, तो इनको ध्यान रखना। एक प्रश्न यहां से बनने के पूरे चांसेस हैं भाई। चलो अब देखिएगा, इसको पढ़िएगा, एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। देखिएगा, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। देखो, मूल्यांकन समझो, इस विधि द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। इस विधि की सफलता असफलता छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर निर्भर करती है। इस विधि द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। इस विधि की सफलता असफलता छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर निर्भर करती है। मतलब जो सफलता असफलता है, छात्रों का जो व्यवहार परिवर्तन है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। मूल्यांकन द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है, कि छात्र में ज्ञान वृद्धि, बौद्धिक का मतलब है बुद्धि से, बौद्धिक क्षमता एवं विकास तथा छात्रों की रुचि तथा योग्यता में कहां पर परिवर्तन हुआ है। रुचि किसे कहते हैं? रुचि का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। जिस कार्य को करते हुए आपको थकान महसूस ना हो उसे हम रुचि कहते हैं। ठीक है, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं, उसी को आदत में ढल जाती हैं बातें। ठीक है, तो मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मतलब वापस से समझिए सभी स्टूडेंट। देखो क्या कह रहा है, मूल्यांकन का मतलब देखिए क्या है, देखिए सीधा सा, इस विधि द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। मतलब अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, मतलब जो जिस हिसाब से अपेक्षा होती है उसी प्रकार से। ठीक है, इस विधि की सफलता हो चाहे असफलता हो, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर निर्भर करती है। मूल्यांकन से सफलता असफलता छात्रों के यहाँ पर सीधे व्यवहार के चेंज पर, जो बिहेवियर चेंज है उस पर डिपेंड करती है। एवोल्यूशन मूल्यांकन द्वारा ज्ञात किया जाता है कि छात्रों में ज्ञान की वृद्धि या बौद्धिक क्षमता एवं विकास तथा छात्रों की रुचि तथा योग्यता कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, ये मूल्यांकन से ही प्राप्त किया जाता है। तो हर स्टूडेंट के टीचिंग मेथड में मूल्यांकन जरूरी है। हर शिक्षक को चाहिए कि अपने विद्यार्थी का वो मूल्यांकन अवश्य करे, ताकि आपको पता लग सके कि स्टूडेंट का कौन सा पक्ष मजबूत हुआ है, कौन सा पक्ष कमजोर है। जो पक्ष कमजोर हो तो उसको समझा करके उसको भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये इवैल्यूएशन का मेन रीजन है, इसको आप अच्छे से देख लें।
आइए अब देखिए, इनके द्वारा निम्नांकित आलोचना की जाती है। मूल्यांकन के द्वारा कौन कौन सी आलोचना की जाती है, इस चीज को भी आप बेहतर तरीके से समझेंगे। इनके द्वारा निम्नांकित आलोचना की जाती है, कौन कौन सी आलोचना की जाती है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट है किसी सीमा तक छात्र ने वाद विवाद में भाग लिया है। मतलब किस सीमा तक छात्र ने वाद विवाद में भाग लिया है, मतलब किस सीमा तक छात्र में चर्चा करने के लिए प्रेरित हुआ है। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट हैं किसी भी कक्षा में, वाद विवाद चालू हुआ कि इस चीज पर की वाद विवाद करेंगे कि शिक्षा जरूरी है या रुपया कमाना जरूरी है। तो स्टूडेंट कोई कहेगा शिक्षा के बिना कैसे क्या कर पाओगे, कोई कहेगा रुपया के बिना कैसे क्या कर पाओगे। तो अपने अपने सभी लोग पक्ष रखेंगे। एक स्टूडेंट क्लास में ऐसा होगा जो सबसे लास्ट तक अपने सबसे ज़्यादा पक्ष रख देगा, और एक स्टूडेंट क्लास में ऐसा होगा जिसके रखने के जो पक्ष हैं वो सीमित ही होंगे, वो शुरुआत के ही दौर में अपनी बात को हार मान लेता है। ठीक है, तो वही चीज़ है किस सीमा तक छात्रों ने वाद विवाद में भाग लिया। बात समझ गए, वो लिमिटेशंस है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं। वो निर्धारित जो उद्देश्य था कि फाइनल डिस्कशन पर वो कहाँ तक पहुँचे हैं कि बेरोजगारी जरूरी है, बेरोजगारी पर पहले मान लो डिस्कस हो रहा है, तो मतलब लास्ट तक वो कहाँ तक पहुँच करके सफल हुए हैं, जो बिंदु आपने पार्टिकुलर लिया है। तीसरा पॉइंट है तथा किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब आपस में बहुत सारी क्राइसिस भी आए तो उनको क्राइसिस को कैसे पार करके अपनी बात को दूसरे के सामने फिट किया गया। तो ये सारी चीज़ें आलोचना की जाती हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल इनके द्वारा निम्नांकित आलोचना की जाती है। 3 पॉइंट हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्रिटिसिज्म, ठीक है, अच्छे से देखिए, शानदार तरीके से हिंदी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने रहता है ताकि आप दोनों पक्षों पर विशेष तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि वाद विवाद के प्रकार, टाइप ऑफ डिस्कशन। वाद विवाद कितने प्रकार के होते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। वाद विवाद केवल आपके बेटा 2 प्रकार के होते हैं वाद विवाद, और कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईवीएस सीटेट, ईवीएस सीटेट पेडागोजिकल सेक्शन में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर बार। वाद विवाद के प्रकार देखो, पहला है वाद विवाद प्रयोग में लाए जाते हैं कौन से, नंबर 1 सार्वजनिक वाद विवाद, जिसको पब्लिक डिस्कशन बोलते हैं। सार्वजनिक वाद विवाद, सार्वजनिक देखो क्या है, जिनमें जनसाधारण को प्रभावित करने वाली समस्याएं जैसे बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याओं पर विचार किया जाता है। आपसे कहेगा कि इसमें से कौन सा सार्वजनिक वाद विवाद है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बेरोजगारी, या फिर यहाँ पर बेरोजगारी मिल जाएगी आपकी, या फिर महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई जो उदाहरण हैं ये सार्वजनिक वाद विवादों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें जनसाधारण को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर बात करते हैं। जैसे मान लो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा अपने यहाँ रहता है कि बेरोजगारी वैकेंसियाँ कम निकलती हैं, इससे समाज के सभी लोग प्रभावित होते हैं, और जो वैकेंसियाँ हैं भी कुछ वैकेंसियाँ उसमें फर्जी तरीके से पेपर में भर दी जाती हैं, पेपर रद्द भी हो जाते हैं। आपने इस चीज़ को जरूर, इस उदाहरण को सुना होगा। ठीक है, आइए फिर कह रहा है इसके द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट था, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर सार्वजनिक वाद विवाद है, इसको सार्वजनिक वाद विवाद को मुद्दा बना करके यहाँ देखिएगा। सार्वजनिक वाद विवाद द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नंबर 1 है जन साधारण का मनोरंजन। ठीक है, दूसरा सामाजिक मूल्यों का निर्धारण होता है, इससे सूचनाओं तथा तथ्यों का ज्ञान होता है। तो सामाजिक वाद विवाद से इन तीनों बिंदुओं पर भी नजर डाल देते हैं हम। जनसाधारण का मनोरंजन, सामाजिक मूल्यों का निर्धारण, समस्याओं, सूचनाओं, तथ्यों का ज्ञान। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ये हिंदी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो आइए नेक्स्ट देखो, आपसे कह रहा है कि शैक्षिक वाद विवाद, शैक्षिक वाद विवाद एजुकेशनल डिस्कशन। इसके द्वारा छात्रों को सबसे पहला पॉइंट है समस्या समाधान खोजने के लिए, सूचनाओं और तथ्यों का प्रदान करने के लिए, सिद्धांतों तथा अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने के लिए किया जाता है। समस्या समाधान खोजने के लिए बात होती है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है सूचनाओं और तथ्यों को प्रदान करने के लिए,
सूचना सबसे पहले समस्या समाधान खोजने के लिए सिद्धांतों तथा अवलोकन को बोधगम्य बनाने के लिए किया जाता है। फिर सूचनाओं तथा तथ्यों को प्रदान करने के लिए सिद्धांतों तथा अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने के लिए किया जाता है। समस्या का समाधान और सूचना तथ्यों को प्रदान करने के लिए सिद्धांतों तथा अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शैक्षिक वाद विवाद, एजुकेशनल डिस्कशन, शैक्षिक वाद विवाद होते हैं कि शिक्षा में किस प्रकार सुधार किया जाता है। कोई स्टूडेंट ये कहता है शिक्षा में जो कंटेंट दिया गया उसको कम किया जाए, इस कंटेंट को बढ़ाया जाए, पार्ट में मतलब जो बुक में चैप्टर है वो कम करें या ज़्यादा करें। हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ये वाद विवाद का ही मुद्दा है, डिस्कशन का। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहा है वाद विवाद की विशेषताएं। देखिएगा वाद विवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। वाद विवाद की क्या विशेषताएं होती हैं देख लीजिएगा। इस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीटेट के लिए, सीधा सा पूछेगा। मेरिट्स ऑफ डिस्कशन, सीटेट ईवीएस एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर है। सीटेट ईवीएस एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा? नेगेटिव अप्रोच पर आधारित बनेगा। सीधा सा लिख के आएगा पेपर में कि वाद विवाद की कौन सी विशेषता नहीं है, वाद विवाद से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, सीधा लिख के आएगा। तो जो आपकी विशेषताएं हैं उनको देखिए। सबसे पहली, दूसरी, इसके बाद आपकी तीसरी और चौथी, आप पांचवी। तो ये कुल मिलाकर के छठवीं, सातवीं, आठवीं। ठीक है, आठवीं। और इसके बाद ये उद्देश्य बाद में देखेंगे हम। तो वाद विवाद की 8 आपकी विशेषताएं आपको हम बता रहे हैं। अब 8वां विशेषताएं आप पहले दिमाग में संतुलित होकर के अच्छे से सेट कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया। देखो क्या रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र रूप से विचार करने की आदत का विकास होता है, सुव्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त कर सीखते हैं। देखो जो वाद विवाद की विधि है इसमें जो स्टूडेंट्स होता है वो किसी पर आधारित नहीं होता है, स्वतंत्र तरीके से अपने विचार सभी कक्षा के सामने या समाज के सामने या देश के सामने या गाँव के लोगों के सामने या शहरों के सामने रख देता है। शहर के लोग हों तो इसमें स्टूडेंट स्वतंत्र होता है। जहाँ भी स्टूडेंट स्वतंत्र आप है फ्री स्टाइल में, वहाँ पर उसे कुछ अच्छा कहने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, डिप्रेशन में नहीं है। तो इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र रूप से विचार करने की आदत का विकास होता है, सुव्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त कर सीखते हैं। सुव्यवस्थित शब्द का मतलब है सुंदर और अरेंजमेंट ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से, सुंदर और क्रमबद्ध तरीके से अपने विचार को रखता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए आप। सेकेंड पॉइंट है तर्क शक्ति एवं निर्णय शक्ति विकसित होती है। तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति, जैसे मान लो वही पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि पढ़ाई जरूरी है या फिर शिक्षा, पढ़ाई जरूरी है या फिर रुपया कमाना, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा जरूरी है या रुपया कमाना है। तो इसमें वो व्यक्ति तर्क देगा कि इसमें यह क्या जरूरी है, और इसमें निर्णय शक्ति विकसित होती है। वैसे हालांकि रुपया भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है, दोनों चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन कब रुपया कमाना चाहिए, कब शिक्षा करना चाहिए, तो यही तर्क और निर्णय शक्ति का भी इसमें प्रावधान रखा जाता है। ठीक है, तो 2 वाद विवाद की आपकी विशेषता हो गई, क्लियर तौर से आप इन चीज़ों को जाने। ठीक है, अब तीसरी विशेषता अच्छी है, देखो ध्यान दो। छात्र सीखने की क्रिया में सक्रिय होते हैं इसमें, क्योंकि उनके खुद के अनुभव होते हैं, अपने विचार होते हैं, इच्छा शक्ति होती है, तो ये सीखने की क्रिया में सक्रिय होते हैं, जिसमें उनमें सहयोग व सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। सहयोग और सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। छात्र विषय वस्तु को चयन तथा संगठित करना सीखते हैं। जो छात्र हैं वो विषय वस्तु को चयन तथा संगठित करना सीखते हैं, चयन और संगठित करना सीखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, इस पद्धति द्वारा छात्र स्वाध्याय तथा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना सीखते हैं। इस पद्धति के द्वारा जो छात्र हैं वो स्वाध्याय तथा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना सीखते हैं। देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा अच्छे से शुरू से। छात्र सीखने की क्रिया में सक्रिय होते हैं, क्योंकि जब बोलेंगे अपने दुनिया के सामने विचार रखेंगे, सक्रिय तो होंगे ही होंगे। इसमें सहयोग या सहिष्णुता की भावना का भी विकास होता है, बिल्कुल सही बात है वाद विवाद में। फिर कह रहा है कि छात्र विषय वस्तु को चयन तथा संगठित करना सीखते हैं। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट वाद विवाद कर रहा है तो वो अपने पॉइंट्स छांटेगा कि हम कौन से पॉइंट्स उनके सामने रखें ताकि मेरी अभिव्यक्ति प्रेजेंटेशन वहाँ पर क्लास में अच्छी हो सके। ठीक है, तो यही है, मतलब विषय वस्तु को चयन और संगठित
करना सीखता है। इस पद्धति द्वारा छात्र स्वाध्याय तथा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना सीखते हैं। उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना सीखते हैं, उस अध्ययन का वो उद्देश्य समझ लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, फायदा होगा या नुकसान होगा, फायदा होगा तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, आइए फिर जो वाद विवाद विधि है, इस विधि द्वारा छात्रों का सामाजिकरण होता है। छात्रों का क्या होता है, छात्रों का यहाँ पर सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, समाज में वो एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए वाद विवाद। वे सामूहिक निर्णय लेना सीखते हैं, सामूहिक निर्णय लेना सीखते हैं। कई बार आपने घर में देखा होगा चीज़ों को लेकर के वाद विवाद हो जाता है, फिर सभी लोग बैठते हैं एक साथ, एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसी को कहते हैं सामूहिक निर्णय। क्या कहते हैं, सामूहिक निर्णय। अगला पॉइंट है, यह विधि जूनियर, माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। जो वाद विवाद ये विधि है, ये जूनियर के बच्चों के लिए या माध्यमिक के बच्चों के लिए तथा उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। ऐसे मत सोचिए कि क्लास फर्स्ट में बच्चा पढ़ रहा है उससे आप वाद विवाद कराओ, वो वाद विवाद करने में सक्षम नहीं है। क्लास 10th का बच्चा है, क्लास 9th का, यहाँ तक कि स्टार्टिंग का 8th का भी चल जाएगा बच्चा, मतलब 8th क्लास का भी चल जाएगा। 6-7 वाले बच्चे वाद विवाद में कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनके पास जो शब्दों का भंडार है वो कम होता है और उन्होंने बाहरी दुनिया को भी नहीं देखा होगा। आपसे अगर कोई कहे कि वाद विवाद करो, किसी मुद्दे पर आप वाद विवाद कर डालोगे कि ऑनलाइन शिक्षा अच्छी है या ऑफलाइन शिक्षा अच्छी है। आपसे अगर हम 10 विद्यार्थियों से पूछें कि ऑनलाइन शिक्षा अच्छी है या फिर ऑफलाइन शिक्षा अच्छी है, तो 10 में 10 विद्यार्थियों के 5 के जवाब एक जैसे हो सकते हैं और 5 के जवाब अपने डिफरेंट हो सकते हैं। अगर उनसे हम कहें कि ऑनलाइन शिक्षा अच्छी है तो ऑफलाइन शिक्षा अच्छी है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के अलग लाभ हैं और ऑफलाइन शिक्षा के अलग लाभ हैं। कुछ ऑनलाइन शिक्षा से भी हानियाँ हैं और कुछ ऑफलाइन शिक्षा से भी हानियाँ हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा, इस विधि द्वारा तथ्य तथा प्रत्यय का स्पष्टीकरण भली भांति प्रकार हो जाता है। इस विधि द्वारा तथ्य तथा प्रत्यय का स्पष्टीकरण भली प्रकार हो जाता है। वाद विवाद विधि के दोष, ठीक है, वाद विवाद विधि के दोष, इस विधि के दोष भी निम्न प्रकार से हैं। अब हम दोषों की बात करेंगे। सबसे पहले वाद विवाद के मैंने आपके सामने 8 पॉइंट रखे हैं, तो आपसे कहेगा कि वाद विवाद के लिए कौन सा बिंदु सही नहीं है, तो 8 पॉइंट ये पॉजिटिव थे। अब यही एक बिंदु बना देगा नेगेटिव कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद सबसे उपयोगी विधि है। गलत बात है, प्राथमिक विद्यार्थी वाद विवाद सबसे उपयोगी मान ही नहीं सकते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी कहानी विधि है, मंचन करना है नाटक का, समझ रहे, कहानी को सुनकर के सुनाना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से देखिएगा वाद विवाद विधि के दोष। वाद विवाद विधि के अब आपके सामने हम दोष रखते हैं। दोष क्या है वाद विवाद विधि के? सबसे पहला देखो उद्देश्य। सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है? केंद्रित ना होने पर वाद विवाद में समय नष्ट होता है। मतलब केंद्रित ना होने पर वाद विवाद में समय नष्ट होता है। जैसे मान लो आपसे हमने कहा कि आइए कुछ डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने बैठ गए और किसी एक बिंदु को आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो किस पर आप डिस्कशन करेंगे? वाद विवाद किए जाएं, बाकायदा उसका डिसीजन निकाला जाए और सटीक समय में उसकी बहस की जाए और सारे पॉइंट्सों को नोट भी किया जाए, क्या पॉइंट्स निकल के आए, क्या निष्कर्ष निकल के आए, तब तो वाद विवाद सार्थक है। अगर आप डायरेक्टली ऐसी चर्चा पे चर्चा किए जा रहे हैं तो बहुत हुआ खर्चा और बहुत हुआ चर्चा, अब कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में सब खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तो केंद्रित न होकर वाद विवाद में समय नष्ट हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है पढ़ाई में पिछड़े छात्रों को विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जो पढ़ाई में पिछड़े छात्र हैं उनको विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता है, वो अपने अंदर हीन भावना लिए क्लास में बैठे रहते हैं। इसीलिए वाद विवाद करो तो वहाँ पर सभी स्टूडेंटों को एक समान लेकर के आपको वाद विवाद करना चाहिए, नहीं दिक्कत आ जाएगी। अगला पॉइंट देखो क्या है, सभी शिक्षक वाद विवाद विधि द्वारा अध्यापन तथा इसका संचालन कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। सभी जो शिक्षक हैं वाद विवाद विधि द्वारा अध्यापन तथा इसका संचालन कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी शिक्षक वाद विवाद विधि द्वारा अध्यापन तथा इसका संचालन कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं क्लास के दौरान हंसना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको स्टूडेंट से बिल्कुल फ्री स्टाइल से समझ लेता है, कुछ भी बोल देता है। मतलब
मतलब शिक्षक का स्टूडेंट के सामने रिस्पेक्टिव भय होना चाहिए। रिस्पेक्टिव भय, ये नहीं कि स्टूडेंट्स क्लास में आकर के पानी पी रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं क्लास में बैठ कर के, और एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो शिक्षक का डर विद्यार्थियों के अंदर एक रिस्पेक्टिव रूप में होना चाहिए कि ये सर हैं, इनके सामने में गलत बात ना करें। तो सभी शिक्षकों की दम की बात भी नहीं है कि वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकें। समझ रहे बात को? तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखिएगा अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी नहीं है। देखो, माध्यमिक पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर यह विधि बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है वाद विवाद। क्योंकि प्राथमिक स्तर का मतलब है क्लास 1 से लेकर के 5 क्लास तक का स्टूडेंट। अब क्लास 5 तक का स्टूडेंट है तो 5 में एडमिशन होता है, मान लो 5 साल में। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का जो विद्यार्थी है वो क्या ही वाद विवाद कर पाएगा, आप बताओ। 10 साल का बच्चे के अंदर कितना मतलब एबिलिटी होगी, कितनी योग्यता होगी, वो कितना वाद विवाद कर पाएगा? वो वाद विवाद करने में पूर्ण रूप से बेटा सक्षम नहीं होगा। तो इसीलिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी नहीं। माध्यमिक स्तर पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है, लेकिन प्राथमिक पर बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। वैसे माध्यमिक पर भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, यहां से एक नया सेगमेंट आ रहा है, औपचारिक विचार विमर्श। औपचारिक विचार विमर्श क्या होते हैं इसको आप लोग जानें। औपचारिक विचार विमर्श किसे कहते हैं? औपचारिक विचार विमर्श, ठीक है, किसे कहते हैं औपचारिक विचार विमर्श? आइए देखते हैं। फॉर्मल डिस्कशन, इस विचार विमर्श के अंतर्गत छात्र शिक्षक के निर्देशन में निहित नियमों के अनुसार विधिवत ढंग से कार्य करते हैं। निहित नियमों के अनुसार विधिवत ढंग से वो क्या करते हैं? वो कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, विचार विमर्श के अंतर्गत छात्र शिक्षक को निर्देशन में निहित नियमों के अनुसार विधिवत ढंग से कार्य करते हैं। विधिवत ढंग से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। आइए देखिए, फिर बोला गया आपसे अनौपचारिक विचार विमर्श। अनौपचारिक विचार विमर्श क्या है? इस विचार विमर्श के अंतर्गत छात्र शिक्षक के निर्देशन में किसी समस्या पर स्वतंत्र पूर्वक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें स्वतंत्र पूर्वक विचारों का आदान प्रदान करते हैं यहाँ पर आपके इनफॉर्मल डिस्कशन में। और फॉर्मल डिस्कशन में क्या है? इस विचार विमर्श के अंतर्गत छात्र शिक्षक के निर्देशन में निहित नियमों के अनुसार विधिवत ढंग से विचार करते हैं। इसमें नियम होते हैं, कायदा कानून होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय सारणी होती है, लिखित सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। उसे औपचारिक विचार विमर्श कहते हैं। निश्चित कालांश मतलब निश्चित कालांश, निश्चित टाइम होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित नियम होते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से एकदम से अनुशासित होकर के विचार विमर्श किए जाते हैं विधिवत ढंग से। ठीक है, औपचारिक विचार विमर्श जो फॉर्मल डिस्कशन है, और जो इनफॉर्मल है अनौपचारिक हैं, ये व्यवहारिक रूप से होते हैं। ठीक है, इसमें विचार विमर्श के अंतर्गत छात्रों के निर्देशन में किसी समस्या पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रदान किया जाता है। ये व्यवहारिक टाइप से होते हैं, इसमें स्वतंत्र होता है, कोई भी चीजें निश्चित नहीं होती, नॉर्मल तरीके से चीजें सामने रखी जाती हैं। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशन, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, दोनों ही पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। अब सतत व्यापक मूल्यांकन। वाद विवाद के बाद हम देखो पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, ये क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन। देखो, सतत जो व्यापक मूल्यांकन है ये क्या है? देखिएगा, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया कितनी सफल हुई है। मूल्यांकन क्या है? जैसे मान लो कॉपियों का आप मूल्यांकन करते हैं तो उससे छात्र का माइंड आप जज कर सकते हैं। टेस्ट के मूल्यांकन से आप समझ सकते हैं कि इस विद्यार्थी ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, कि मूल्यांकन करना बेहद आवश्यक हो जाता है विद्यार्थियों का। सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया कितनी सफल हुई है, मूल्यांकन में यह आ जाता है।
अर्थात शिक्षक छात्र का मूल्यांकन अपने द्वारा सिखाए गए तथ्यों को उससे पूछ कर करता है। मूल्यांकन जो होता है उससे पूछ करके करता है सिखाए गए तथ्यों के आधार पर। जैसे आपने स्टूडेंट्स को आगरा के ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी दी, फिर आप जो मूल्यांकन करें आगरा के ताजमहल के बारे में ही करें, ना कि आप दिल्ली के लाल किला के बारे में मूल्यांकन करने लगे। मतलब जिस बिंदु को पढ़ाया है, जिस बिंदु को पर्टिकुलर, उसी के बारे में इवैल्यूएशन मूल्यांकन होना चाहिए कि छात्र कितना सीख पाया है, यह वह छात्र को सिखाने में कितना सफल हो पाया है। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक तथा शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक तथा शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। जो आवश्यक सुधार होता है उसको लाया जाना चाहिए, तब वो मूल्यांकन का एक प्रकार से सही दायरा बनता है। मूल्यांकन देखो हर समय स्टूडेंट्स का हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं कई बार, तो वहाँ भी आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आप कितना सफल तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक गिलास में पानी लेके आओ, तो वहाँ भी आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। पता लगा आप पानी लेके आए और एकदम से उसमें एक उंगली ऐसे डुबो के आए पानी में, गिलास में ऐसे पकड़ के आप ऊपर से, तो वहाँ भी आपका मूल्यांकन हो जाता है। इस टाइप से पकड़ के गिलास देना चाहिए। ये सारी बातें रिस्पेक्टेबल होती हैं, इनको समझना चाहिए। ठीक है, आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? शिक्षक छात्र को पुनः नवीन विधि से समझाने का प्रयत्न करता है। शिक्षक जो है वो छात्र को पुनः नवीन विधि से समझाने का प्रयास करता है। टीचर्स का ये भाव होता है कि अपने विद्यार्थियों को हम नए नए ढंग से और नए नए तरीके से, नए नए पद्धतियों से गुजारें, ताकि वो शिक्षक जो है स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही अच्छा शिक्षक बन सके और स्टूडेंट उसकी तारीफ करें। आप बताओ हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपनी तारीफ ना चाहता हो? और तारीफ आपकी तभी हो पाएगी आप जब नवीनीकरण तरीके से किसी के सामने आप सारे मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे छात्रों को पूर्ण रूप से समझ में आ सके। हर शिक्षक का ये प्रयास रहता है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम इस विधि को अगर स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स इस विधि को बेहतर तरीके से समझ सकें। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो मूल्यांकन हुआ और अधिगम हुआ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये रुकती नहीं है प्रक्रिया। मूल्यांकन आपका हर समय होता है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को जान ही नहीं पाते हैं कि कब मूल्यांकन हो गया। कई बार आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो आपके साथ अगर कोई व्यक्ति है तब आपके बातचीत के आधार पर वो आपका मूल्यांकन कर लेता है। समझ रहे बात को? मूल्यांकन का मतलब यही नहीं है कि किताब आपको हम दे दें, इससे टेस्ट पेपर बनाने लगें तभी आपका मूल्यांकन होगा। बात समझ रहे? मूल्यांकन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, लिखते समय, ये सब मूल्यांकन के ही भाव हैं। ठीक है, इसका शिक्षण के साथ अटूट संबंध है। मूल्यांकन का शिक्षण के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, अटूट संबंध है। ये संबंध कभी टूटा नहीं जा सकता है, तो मतलब टूट नहीं सकता, अटूट। ठीक है, आइए, मूल्यांकन शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन, रिफोर्समेंट, पुनर्बलन का कार्य करता है। जो मूल्यांकन है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए जो रिफोर्समेंट है, पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, इसको चीज को आप ध्यान रखना है। रिफोर्समेंट, मूल्यांकन शिक्षक के लिए और अध्यापक दोनों के लिए जरूरी होता है। शिक्षक और अध्यापक दोनों के लिए जरूरी होता है। इतनी बात सभी क्लियर है कि पुनर्बलन का कार्य करता है। मूल्यांकन दोनों का ही होता है, किसी के समय शिक्षक का भी और स्टूडेंट्स का भी। ठीक है, अब देखिए आगे आइए। सतत मतलब लगातार और व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देखो क्या, इस चीज को आप समझें। सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है कि बड़े स्तर पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ऐसी प्रणाली है, मतलब ऐसी प्रणाली है, ऐसी ये पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी के समग्र मतलब पूरे विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संवेगात्मक सारे विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को अपने अनुभवों एवं क्षमताओं का ज्ञान होता है।
जिससे उन्हें सुधार का अवसर प्राप्त हो। यह एक विद्यालय पर आधारित प्रणाली है जिसके द्वारा छात्रों के विकास को विशेष बल प्राप्त होता है। इसमें दोहरे उद्देश्य सामने निकल के आते हैं, दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, दोहरे उद्देश्यों पर इसमें बल दिया जाता है। शानदार तरीके से इसको देखिए। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक तरफ मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर, दूसरी तरफ व्यवहार के परिणामों पर आधारित होते हैं। एक तरफ सीखने पर, दूसरी तरफ व्यवहार के परिणामों पर आधारित होते हैं। इसमें केवल छात्र के किताबी ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता है। मूल्यांकन पर सिर्फ छात्र को किताबी बात पर ज्ञान नहीं दिया जाता है, किताबी ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि उसको व्यवहारिक ज्ञान को भी उसके सामने रखा जाता है। साथ ही व्यक्तिगत के अन्य पहलुओं को भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप विशेष तरीके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। सतत, सतत का मतलब लगातार, व्यापक का मतलब बड़े स्तर पर। सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, और व्यापक का मतलब एक समृद्ध यानी कि बड़े लेवल पर मूल्यांकन किस टाइप से होता है, इसको आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, इंग्लिश में भी ठीक है, पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे छात्र के पास कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, कितनी क्षमता तक वह ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, छात्र की विश्लेषण क्षमता कितनी है, छात्र किसी वस्तु का मूल्यांकन किस प्रकार करता है, छात्र की सृजनात्मक क्षमता क्या है आदि। तो मूल्यांकन से सब पता लग जाता है। क्या क्या पता लग जाता है? जैसे छात्र के पास कितना ज्ञान है, मूल्यांकन से आप पता कर सकते हैं छात्र के पास कितना ज्ञान है, कितनी क्षमता तक वह ज्ञान ग्रहण कर सकता है, ये भी पता लग जाता है। छात्र की विश्लेषण क्षमता कितनी है, मतलब चीज़ों को कितना विश्लेषण कर सकता है, छात्र किसी वस्तु का मूल्यांकन किस प्रकार करता है, ये भी पता लग जाता है। छात्र की सृजनात्मक क्षमता क्या है आदि। तो मूल्यांकन का शिक्षण के प्रति अटूट संबंध होता है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया शिक्षण में सदैव शामिल होती है और शिक्षण को उससे अलग नहीं किया जा सकता, अटूट संबंध होता है। जैसे समाज में आपके जो दोस्त होते हैं, दोस्त के साथ अटूट संबंध होता है, इसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में, एजुकेशन में जो मूल्यांकन, उसका अटूट संबंध, बिना मूल्यांकन कुछ संभव ही नहीं है, ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, बिना मूल्यांकन के शिक्षण अधूरा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। अब देखो, लगातार और बड़े स्तर पर जो मूल्यांकन होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, आइए आपके सामने रखते हैं बिंदु। देखो, बोधगम्य ये ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान और ज्ञानात्मक भावनात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। बोधात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक कौशलों के विकास में ये हेल्प करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्मरण शक्ति, मतलब याद करने वाली बजाय सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। मूल्यांकन रटन विद्या को मुक्ति दो और सीखने पर बल दो। ठीक है, ऐसा कहता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा मूल्यांकन को बनाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा मतलब ऐसा हिस्सा जो अलग ही ना किया जा सके, मूल्यांकन तो एक इसमें पहलू के रूप में शामिल करना है, ऐसा कह रहा है। और उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक अनुदेशों के अंतर्गत नियमित निदान के आधार पर, निदान समस्या के समाधान के बाद निदान, उपलब्धि एवं शिक्षण अधिगम कार्य प्रणाली के सुधार का आकलन करना। पॉइंट नंबर 5 है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को छात्र के अनुमुख बनाना। उपलब्धि का मूल्यांकन क्या है देखिएगा, छात्र की भावी योजना एवं कैरियर के बारे में सही निर्णय लेने में उसकी उपलब्धि का मूल्यांकन सहायता करता है। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत मतलब लगातार एवं व्यापक रूप से होते रहना है। सतत और व्यापक रूप से होते रहना है, ये भी जरूरी है। ठीक है, इस चीज को भी आप बेहतर तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की उपलब्धियों को ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा बताया जा सकता है। ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है, बताया जा सकता है, को 5 भागों में बांटा गया है। छात्रों की मानसिक क्षमता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। जो उनकी मानसिक क्षमता है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की उपलब्धि में सुधार लाने के लिए प्रधानाचार्य अध्यापक तथा माता पिता को ठोस प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। बच्चे को संपूर्ण विकास के लिए प्रधानाचार्य और माता पिता को जो चीज़ें मतलब विद्यार्थी के जीवन में होनी चाहिए उनको कराना चाहिए। ये नहीं कि लाड़ प्यार में पढ़ाई को ही बुलवा दें, ऐसा मत करो। लाड़ प्यार खाने का रखो, पढ़ाई का कोई नहीं।
रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता करता है। जैसे कि सैडलर के अनुसार, एक सैडलर व्यक्ति ने कहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन एक फीडबैक व स्वयं मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है। ब्लैक एवं विलियम्स के अनुसार है, देखिए, अनवरत मूल्यांकन की बजाय रचनात्मक मूल्यांकन में और कुछ नहीं है। यह मूल्यांकन अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है, अध्यापन के समय किया जाता है मूल्यांकन। ठीक है, अगला देख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, इसको आप लोग बेहतर प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन क्या, देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। स्टार्टिंग से उनकी नींव मजबूत करना है। बच्चों का अवलोकन के साथ साथ मूल्यांकन करना चाहिए तथा बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन औपचारिक ना होकर सतत होना चाहिए। औपचारिक ना हो लेकिन सतत हो। मूल्यांकन बहुत जरूरी है, मूल्यांकन बच्चों को जरूर करना चाहिए। बिना मूल्यांकन के आप समझ ही नहीं पाएंगे बच्चे के पास क्या क्वालिटी है। ठीक है, मूल्यांकन इसीलिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं आपके, हम बताते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट के तौर पर प्राथमिक स्तर पर पास या फेल जैसी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। पास फेल अपना दोगे तो स्टूडेंट्स के अंदर हीन भावना आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये कहेगा कि हम तो होशियार हैं और दूसरा कहेगा कि हम तो कमज़ोर हैं, तो हीन भावना नहीं आनी देनी है। पास या फेल की प्रक्रिया ना अपनाए, सभी को एक जैसा समझना चाहिए। कक्षा शिक्षक को बच्चे के विविध पक्षों को जानने के लिए लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए तथा उन्हें अगली कक्षा में आगे बढ़ाने से नहीं रोका जाना चाहिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट, आगे की कक्षा में बढ़ाने के लिए उनको नहीं रोका जाना चाहिए। रोकना नहीं है, मूल्यांकन तो करो और उनको आगे की कक्षा में बढ़ाओ, ये कहता है आपकी नई शिक्षा नीति। समझ रहे हो बात को। पहले क्या होता था, अगर स्टूडेंट्स कमजोर होता था आपके चाचा और पापा के ज़माने में तो उसको पिछली कक्षा में ही रखा जाता था। अब अगर उसमें फर्स्ट में और सेकेंड में जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, समझ रहे बात को। तो स्टूडेंटों से ये बिल्कुल भी ना कहें कि आप कमज़ोर हो, कैसे भी हो आपको दूसरे में एडमिशन मिल जाएगा। उससे मूल्यांकन करें और बताएं कि आप मेहनत करो, मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग करो कि आप उससे कहो कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ये भाव है। बहुत से स्टूडेंटों ने करा है, आपके जैसे कह दो कमजोर स्टूडेंट आगे बढ़े हैं, कह दो मुझे पता है, मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को हमेशा पॉजिटिव फीलिंग दिलानी है, ना कि नेगेटिव फीलिंग दिलानी है। तो इस बात को आप लोग बेहतर प्रकार समझ चुके होंगे। अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं सीटेट में, तो सीटेट के मैंने लगभग आपके सारे टॉपिक करा दिए ऊपर कंटेंट के, उसको देख लीजिए। जो भी थीमें हैं, उप थीमें हैं तथा अदर टॉपिक्स हैं, सारे कुछ कंप्लीट करा दिए हैं। ये पेडागॉजिकल सेक्शन चल रहे हैं, धीरे धीरे आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही था। मस्त रहें, तैयारी करते रहें। तो आज की क्लास में आपने मूल्यांकन और शिक्षण के वाद विवाद से संबंधित है पूरी जानकारी को हासिल किया है। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में इतना ही था। इस पीडीएफ्स को दे देंगे, इस पीडीएफ्स को आप लोग पढ़ लेना। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।